हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की वीडियो के अंदर हम लोग नवंबर महीने की वीकली करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हुए सेकेंड वीक की करंट अफेयर्स को यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 8 से लेकर के 14 नवंबर के बीच में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 7 नवंबर तक की जो करंट अफेयर्स है उसको फर्स्ट वीक की वीडियो के अंदर देखा था। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो के अंदर सेकेंड वीक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने अब एक एक क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से सोचना है, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आपने इस वीडियो के अंदर कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट किए हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो भारत के 50वें नंबर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनको अपॉइंट पहले ही कर दिया गया था, हाल ही में इन्होंने शपथ ले ली है। तो DY चंद्रचूड़ जो हैं, ये भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनसे पहले कौन था? तो इनसे पहले 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस UU ललित। ये सिर्फ 74 दिनों के लिए ही भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और उनके बाद अब 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। और ये अब लगभग 2 सालों तक रहेंगे, क्योंकि लगभग 2 साल के बाद इनकी जो एज है वो 65 साल हो जाएगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जज की रिटायरमेंट की एज होती है। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की अगर हम बात करें तो आज तक पूरी दुनिया में जिस व्यक्ति ने, जिस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं वो हैं भारत के विराट कोहली, क्योंकि इन्होंने हाल ही में 4000 रन कंप्लीट किए हैं T20 इंटरनेशनल मैचेस के अंदर, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, विराट कोहली। हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो उसी के दौरान इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। आगे इसी वीडियो के अंदर मैं आपको T20 वर्ल्ड कप के बारे में भी बताऊंगा। ये क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स के बारे में है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सा राज्य है जो कि तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी करेगा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो तीसरा संस्करण होने वाला है वो 2023 के अंदर होगा और इसकी मेजबानी दी गई है उत्तर प्रदेश राज्य को। तो यूपी के अंदर ये आयोजित किया जाएगा। तो इससे पहले जो 2 संस्करण हो चुके हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। जो सबसे पहला संस्करण हुआ था वो सन 2020 के अंदर हुआ था और उसका आयोजन किया गया था ओडिशा के अंदर। ये कई सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है, क्योंकि किसी भी इवेंट का जो फर्स्ट एडिशन होता है वो जनरली इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम्स के अंदर पूछते हैं। तो पहली बार ये हुआ था ओडिशा के अंदर 2020 में, फिर 2021 के अंदर ये कर्नाटक में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते 2021 में नहीं हो पाया था। तो इसी साल आप इसका दूसरा संस्करण खेला गया था। तो अब जो तीसरा संस्करण है वो 2023 के अंदर यूपी के अंदर खेला जाएगा। ये तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। इसी तरीके से होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। जो स्कूली बच्चे हैं उनके स्तर का जो गेम होता है उसको बोलते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और इसके अब तक 4 संस्करण हो चुके हैं। जो 5वां संस्करण है वो आयोजित किया जाना है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इससे पहले जो 4 संस्करण हुए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के, ये 1 बाय 1 कहाँ पर हुए थे, ये सारे आपको बताने हैं। 32वें बिहारी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो 32वें नंबर का बिहारी पुरस्कार, जो कि एक साहित्यिक सम्मान है और ये सिर्फ राजस्थानी लेखकों को ही दिया जाता है। तो 2022 के अंदर 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर माधव हाडा को। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। इसके बारे में पहले ही अनाउंस कर दिया गया था, तो इसी कारण से आपने देखा होगा पिछले मंथ की वीडियो में भी मैंने आपको इनके बारे में बताया था और अभी ये पुरस्कार इनको फाइनली दे दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक समारोह का आयोजन किया गया था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, जिसके द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो के बिरला फाउंडेशन ने सन 1991 के अंदर इस पुरस्कार की स्थापना की थी और ये राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है। तो हाल ही में 31वें और 32वें नंबर का जो बिहारी पुरस्कार है वो फाइनली जो विजेता हैं उनको दे दिया गया है। तो इनमें से लेफ्ट साइड में जो है इनका नाम है डॉक्टर माधव हाडा और इनको 32वें नंबर का बिहारी पुरस्कार दिया गया है। इनकी जिस बुक के लिए मिला है उस बुक का नाम है पचरंग चोला पहर सखीरी। और इसी तरीके से राइट साइड में यहाँ पर जो है इनका नाम है मधु कांकरिया और इनको 31वें नंबर का बिहारी पुरस्कार दिया गया है इनके बुक हम यहाँ थे के लिए।
इनके बुक का नाम है हम यहाँ थे और इसके लिए मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। तो इनके बारे में याद रखिएगा, दोनों लोगों के बारे में एग्जाम्स के अंदर ये सारे जो पुरस्कार हैं ये पूछे जाते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किसने किया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि G20 ग्रुप जो है उसकी अध्यक्षता भारत को मिलने वाली है, क्योंकि 1 दिसंबर 2022 से लेकर के नेक्स्ट ईयर 30 नवंबर 2023 तक, यानी कि ये जो पूरा एक साल का टाइम है, 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023, इस दौरान G20 ग्रुप का अध्यक्ष होगा अपना भारत। और ये पहला मौका होगा जब भारत G20 की अध्यक्षता करेगा, यानी कि 2023 के अंदर नवंबर महीने में G20 के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर भारत के अंदर जो नई दिल्ली में सम्मेलन होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर सवाल में पूछा गया है कि भारत की इस G20 अध्यक्षता के लिए जो लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च किया गया है इसका अनावरण किसने किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसको लॉन्च किया है। यहाँ पर आप इसका लोगो देख सकते हैं। आपको बता दूं कि G20 के लोगो में भारत का जो तिरंगा झंडा है उसके सारे कलर्स को इसमें इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि केसरिया, फिर उसके बाद सफ़ेद रंग, इसके अलावा हरा रंग, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अशोक चक्र का रंग है नीला, उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो तिरंगे झंडे के रंग में G20 का लोगो बनाया गया है और यहाँ पर जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। एक बात आपको बता दूं कि G20 की अध्यक्षता जो भारत संभालेगा उसके लिए थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम, या फिर आप बोल सकते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल की अरुणा मिलर ने किस अमेरिकी राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गई हैं? तो भारतीय मूल की एक महिला हैं जिनका नाम है अरुणा मिलर, और इनको हाल ही में अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर चुना गया है। आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर टोटल 50 स्टेट्स हैं, यानी कि अमेरिका के अंदर राज्यों की संख्या है 50, और किसी भी राज्य के अंदर वहाँ की कार्यपालिका का जो सबसे ऊंचा पद होता है वो होता है गवर्नर का, और उसके बाद दूसरा सबसे ऊंचा पद होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का। तो इसी तरीके से इन 50 राज्यों में से एक मैरीलैंड राज्य भी है जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में एक भारतीय महिला को चुना गया है। भारतीय मूल की महिला है जिनका नाम है अरुणा मिलर, और ये ऐसा पहली बार हुआ है जब मैरीलैंड के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर पर किसी भारतीय मूल की महिला को अपॉइंट किया गया है। नए आधार नियमों के तहत अब से प्रत्येक कितने साल पर आधार धारकों को अपने आधार कार्ड का नवीनीकरण कराना होगा? तो सिंपली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, हाल ही में सरकार ने आधार नियमों में संशोधन किया है और उसके तहत अब से प्रत्येक कितने साल में जो आधार कार्ड होल्डर्स हैं उनको अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना होगा? तो प्रत्येक 10 साल में आधार कार्ड डिटेल्स को अपडेट कराना होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है ये हॉकी के लिए वैश्विक संस्था है और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में। लॉजेन स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो नए अध्यक्ष बन गए हैं उनका नाम है तैयब इकराम। तैयब इकराम जो है ये मकाऊ से हैं। मकाऊ अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं, ये चीन का ही एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। जिस तरीके से हांगकांग है उसी तरीके से मकाऊ भी है। तो यहाँ के जो व्यक्ति हैं तैयब इकराम, ये बन गए हैं FIH के नए अध्यक्ष। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले भारत के नरेंद्र बत्रा थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद अब FIH के नए अध्यक्ष बन गए हैं तैयब इकराम। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया है? यानी कि आपको सिंपली बताना है कि तमिलनाडु का 17वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा बन गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य। कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये तमिलनाडु के 2 जिलों में फैला होगा। एक तो कृष्णागिरी और दूसरा जिला है धर्मपुरी। तो इन्हीं दोनों जिलों के अंदर, इन्हीं दोनों जिले के जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं उन्हीं में ये फैला होगा। एक बात आपको और बता दूं कि तमिलनाडु ही भारत का पहला राज्य है जिसने लुप्त प्राय स्लेंडर लोरिस को बचाने के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की है, जो कि कडाबुर के जंगलों में बनाया जाएगा। कडाबुर के जंगलों में कडाबुर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी बनाई जाएगी, जो कि स्लेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य होगा। मूडीज के अनुसार 2022 में भारत की GDP विकास दर कितने % रहेगी?
तो मूडीज जो है ये अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और इसका अनुमान है कि 2022 के अंदर भारत की जीडीपी विकास दर होगी केवल 7%। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। हालांकि इसने पहले अनुमान 7.7% का दिया था, लेकिन अब इसको इन्होंने कम करके कर दिया है 7%। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश ने अपना मैत्री राजदूत बनाया है? तो भारत के जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं नीरज चोपड़ा, इनको हाल ही में स्विट्जरलैंड पर्यटन ने अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है, ताकि स्विट्जरलैंड के अंदर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। तो जो भारत के नीरज चोपड़ा हैं ये स्विट्जरलैंड की जगहों के बारे में भारतीय लोगों को बताएंगे, ताकि वहां पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। और इसी कारण से स्विट्जरलैंड पर्यटन ने नीरज चोपड़ा को अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर यानी कि मैत्री राजदूत बनाया है। किस भारतीय बल ने वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय थल सेना। तो इंडियन आर्मी ने हाल ही में जो शहीदों की पत्नियां हैं उनके कल्याण के लिए और उनकी जो भी शिकायतें होती हैं उनके निवारण के लिए हाल ही में एक सिंगल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसको नाम दिया गया है वीरांगना सेवा केंद्र। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो T20 वर्ल्ड कप हाल ही में संपन्न हुआ है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो पुरुषों का जो T20 विश्व कप हाल ही में हुआ है, इसको इंग्लैंड ने जीता है। इंग्लैंड की टीम ने यहाँ पर जीता और इंग्लैंड ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और याद रखिएगा इंग्लैंड ने सेकेंड टाइम ये खिताब जीता है T20 वर्ल्ड कप का। अगर आपसे पूछते हैं कि ये T20 वर्ल्ड कप कौन से देश में हुआ था, यानी कि किस देश ने इस टूर्नामेंट की मेजबानी की है, तो वो कंट्री था ऑस्ट्रेलिया। इसी से रिलेटेड यहाँ पर अगला सवाल है, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन रहे? यानी कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान सबसे ज्यादा रन किसने स्कोर किए, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि भारत के विराट कोहली। भले ही भारत की जो क्रिकेट टीम है वो यहाँ पर जीत नहीं पाई, लेकिन भारत के जो विराट कोहली हैं इन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान सबसे ज्यादा रन बनाए थे, टोटल 296 रन। तो ये आपको याद रखना है। फिर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि T20 विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल में भारत किस देश से हार करके टूर्नामेंट से बाहर हुआ था? तो देखिए भारत की टीम जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंची थी, लेकिन सेमीफाइनल जीत नहीं पाई, क्योंकि सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला था इंग्लैंड के साथ में और इंग्लैंड ने यहाँ पर जीता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में भारत को हरा दिया था और इस तरीके से भारत इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इस बार के मेंस T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। देखिए इस बार का जो T20 वर्ल्ड कप है ये 8वीं बार खेला गया था, यानी कि ये इसका 8वां संस्करण था। इसका आयोजन अक्टूबर और नवंबर महीने के अंदर हुआ है, 16 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर तक। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसका मेजबान था। यहाँ पर आप इसके लोगों में भी देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका आयोजन किया गया था। इसमें कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत भी शामिल थी, लेकिन भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार गया था। चैंपियन बना है यहाँ पर इंग्लैंड, सेकेंड टाइम इंग्लैंड ने इसको जीता है और यहाँ पर इंग्लैंड ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया। प्लेयर ऑफ द सीरीज यानी कि इस पूरे टूर्नामेंट के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे उनका नाम है सैम करन। सैम करन इंग्लैंड के हैं। मोस्ट रन्स यानी कि सबसे ज़्यादा रन किसने लिए, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, भारत के विराट कोहली ने लिए हैं। और यहाँ पर भारत के विराट कोहली ने कुल 296 रन बनाए हैं। मोस्ट विकेट्स यानी कि सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए, तो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं वनिंदु हसरंगा, इन्होंने 15 विकेट्स लिए थे। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स याद रखते हैं तो इस टूर्नामेंट से रिलेटेड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में है। आपको बताना है कि भारत और फ्रांस के बीच में गरुण सेवन अभ्यास कौन से स्थान पर आयोजित किया गया है। यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं कि किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज के आगे जो रोमन अंक में कुछ भी लिखा होता है उसका मतलब है कि ये उसका संस्करण रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर गरुण सेवन लिखा है, इसका मतलब ये गरुण अभ्यास का 7वां संस्करण है। तो ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है, दोनों देशों की जो वायु सेनाएं हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। हाल ही में इस बार ये भारत के अंदर हुआ है, तो राजस्थान के अंदर जोधपुर एयरबेस पर इसका आयोजन किया गया है। इनमें से कौन सा शिपयार्ड देश के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटरमैन जहाज का निर्माण कर रहा है? तो
कटरमैन जहाज का मतलब ये है, ये एक हाई स्पीड बोट होती है और पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इसको हाइड्रोजन फ्यूल से संचालित किया जाएगा, यानी कि ये हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी और इसके चलते इससे कोई भी कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। तो भारत के अंदर पहली इस तरह की जो बोट बनाई जाएगी, इसको बनाएगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, यानी कि आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। और इसके लिए हाल ही में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने जो भारत का अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है, यानी कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक बात आपको बता दूं कि जब इसका परीक्षण हो जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगी, तो इसको कहाँ पर तैनात किया जाएगा, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। इसको तैनात किया जाएगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। वाराणसी यूपी के अंदर इस बोट को तैनात किया जाएगा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो है, ये वही शिपयार्ड है जिसने भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, जिसको बोलते हैं आईएनएस विक्रांत। तो आईएनएस विक्रांत को भी इसी शिपयार्ड ने बनाया था। किस राज्य की विधानसभा ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को बढ़ा करके 77% करने का विधेयक पारित किया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि झारखंड, क्योंकि हाल ही में झारखंड की विधानसभा ने एक ऐसा विधेयक पारित किया है जिसके तहत यहाँ पर जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ा करके 77% किया जाएगा। पहले यहाँ पर सरकारी नौकरियों में सिर्फ 60% आरक्षण मिलता था, अब इसको बढ़ाकर किया जा रहा है 77%। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इस 77% का जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है सरकारी नौकरियों में, इसमें कौन सी कैटेगरी को कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलेगा। हालांकि ये आपके एग्जाम के अंदर पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि एसटी कम्युनिटी को 28% का आरक्षण दिया जाएगा, एससी को 12%, एक्सट्रीमली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको 15%, अदर बैकवर्ड क्लासेस को 12% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। झारखंड के इस समय जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा को मंजूरी दी है? तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का मतलब ये है कि सरकार के द्वारा ये जो ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे, इससे जो भी भारत में निवेश आएगा उसका इस्तेमाल हरित परियोजनाओं में किया जाएगा, यानी कि ऐसी परियोजनाओं में इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा जिनसे कार्बन एमिशन ना होता हो, यानी कि पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना होता हो। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा को अंतिम मंजूरी दे दी है भारत के वित्त मंत्रालय ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। नवी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नवी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनी है। तो ये लोन, इंश्योरेंस और दूसरे तरह के जो वित्तीय उत्पाद हैं उनको बेचती है। तो इसने हाल ही में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग निम्न में से कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर स्थित है? तो टसीगंग जो मतदान केंद्र है ये न केवल भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है, क्योंकि इसको 15,256 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। जब 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसी दौरान इसको बनाया गया था। तो ये कहाँ पर है ये आपसे पूछा गया है, ये है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। और ये हाल ही में न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि आप जानते हैं हाल ही में 12 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के अंदर एक ही चरण में 68 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे। तो उनमें से जो टसीगंग मतदान केंद्र है यहाँ पर 100% वोटर टर्नआउट रहा है। 100% वोटर टर्नआउट का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी मतदाता थे सभी ने अपने वोट का प्रयोग किया है। तो टोटल 52 वोटर्स थे यहाँ पर टसीगंग के अंदर और सभी ने अपना वोट दिया है। 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन टेलीमेडिकॉन 2022 कौन से शहर में आयोजित किया गया है? टेलीमेडिसिन का मतलब होता है जब फोन के जरिए या फिर किसी वर्चुअल डिवाइस के जरिए दूर से ही जो डॉक्टर है वो आपकी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में सुनता है और उसका संबंधित इलाज सुझाता है, तो उसको टेलीमेडिसिन कहा जाता है। तो इस पर हाल ही में चर्चा आयोजित की गई है। इसके लिए जो सम्मेलन हुआ है 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन, उसको नाम दिया गया था टेलीमेडिकॉन 2022 और इसको आयोजित किया गया था कोची केरल के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के अंदर जो टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा हाल ही में टेलीमेडिकॉन 2022 का आयोजन किया गया था केरल राज्य में। 12 नवंबर 2022 को
अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने किस देश को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? यानी कि अमेरिका का जो ट्रेजरी विभाग है अब इस देश की करेंसी के ऊपर निगरानी नहीं रखेगा। तो ये देश है अपना भारत। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका का जो ट्रेजरी विभाग है जब उसको शक होता है कि किसी कंट्री के अंदर वहाँ की करेंसी को मैनिपुलेट किया जा रहा है ताकि अमेरिका के साथ ट्रेड के दौरान उस कंट्री को लाभ हो सके, तो अमेरिका का जो ट्रेजरी विभाग है फिर उस पर नज़र रखता है और इस कारण उसको करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट के अंदर डालता है। तो भारत को भी शामिल किया गया था इस लिस्ट में, लेकिन हाल ही में भारत को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, जबकि चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे जो देश हैं ये अभी भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा हर महीने जो सबसे बेस्ट प्लेयर्स होते हैं उनको प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में सम्मानित किया जाता है। अक्टूबर महीने में मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के जो विजेता हैं वो हैं भारत के विराट कोहली, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जो हाल ही में हुआ था उसमें इनका काफ़ी शानदार प्रदर्शन था। इन्होंने सबसे ज़्यादा रन भी बनाए थे, 296 रन। तो इनको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का विजेता चुना गया अक्टूबर महीने के लिए। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विराट कोहली। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 के अंदर अभी तक आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ के विजेता जो भी रहे हैं पुरुष और महिलाओं दोनों में, सभी को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। जैसे लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो अक्टूबर महीने में पुरुषों में विजेता हैं विराट कोहली और महिलाओं में है पाकिस्तान की नीदा डार। हाल ही में एक सम्मेलन हुआ है पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन। आपको बताना है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट 2022 जो हाल ही में हुआ है, ये भारत के अंदर जल मार्गों के विकास पर चर्चा आयोजित करने के लिए किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दूं कि भारत का जो बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय है उसके जो केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने हाल ही में इस इवेंट का उद्घाटन किया था। फिट इंडिया स्कूल सप्ताह जो पहल है उसके लिए हाल ही में शुभंकर लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि ये जो शुभंकर है तूफान और तूफानी, इसका शुभारंभ किस खिलाड़ी ने किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीवी सिंधु। तो भारत की मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह जो पहल है जिसका मेन मकसद है कि भारत के जो स्कूली बच्चे हैं उनको फिटनेस के बारे में जागरूक किया जाए, तो इसी पहल के लिए शुभंकर लॉन्च किया है पीवी सिंधु ने। और शुभंकर क्या है? तूफान और तूफानी। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारतीय बॉक्सर शिव थापा ने कौन सा पदक जीता है? तो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 हाल ही में आयोजित की गई है। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। इसका आयोजन किया गया था जॉर्डन की राजधानी अम्मान में। जॉर्डन जो कंट्री है यहाँ की राजधानी है अम्मान और यहीं पर इसका आयोजन किया गया था। भारत ने कुल मिलाकर के 12 मेडल जीते हैं, जिनमें से 4 तो गोल्ड मेडल हैं, इसके अलावा 2 सिल्वर मेडल और बाकी के जो 6 हैं वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो भारत के जो मशहूर बॉक्सर हैं शिव थापा, इन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर रजत पदक जीता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के अंदर जो भारत के विजेता हैं उन सभी के नाम यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। हालांकि इसमें आपको सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट का नाम याद रखना है। भारत के 4 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये रही कि सभी जो स्वर्ण पदक विजेता हैं वो भारत की महिला बॉक्सर्स हैं। जैसे कि लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने 75 किलोग्राम के अंदर गोल्ड जीता है। परवीन हुड्डा, इन्होंने 63 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर गोल्ड जीता है। स्वीटी बोरा, इन्होंने 81 किलोग्राम में, और अल्फिया पठान, इन्होंने 81 प्लस किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। शिव थापा जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, इनका नाम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया था क्योंकि ये एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक हैं और इन्होंने कुल 6 मेडल जीते हैं आज तक एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर। तो इसी कारण से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे। फाइनल के अंदर इनको चोट लगने के चलते ये गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए और सिल्वर मेडल से ही इनको संतोष करना पड़ा। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कौन से स्थान पर किया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया इस बार की चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है, अम्मान जॉर्डन के अंदर। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। यहाँ पर आप इसके लोगों में भी देख सकते हैं लिखा है अम्मान 2020। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल कितने पदक जीते हैं? तो मैंने आपको बताया भारत ने 12 मेडल्स जीते हैं।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस संस्था की ऑनलाइन मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम सुविधा का शुभारंभ किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि ESIC, जिसका मतलब है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा महिलाओं को जो मातृत्व लाभ दिए जाते हैं उसको अब आसानी से वो क्लेम कर सकती हैं और उसी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिसको नाम दिया गया है ऑनलाइन मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम, यानी कि ESIC के द्वारा जो भी मातृत्व लाभ दिए जाते हैं अब उसको कहीं से भी आसानी से क्लेम किया जा सकता है। चेन्नई में बन रहे देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का कार्य किस कंपनी को आवंटित किया गया है? यानी कि आपको बताना है कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में जो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाया जा रहा है इसको बनाने का काम कौन सी कंपनी को मिला है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आपको पता होगा इस बार के बजट के अंदर अनाउंस किया गया था कि इसी वित्त वर्ष में यानी कि वित्त वर्ष 2022-23 में देश के अंदर 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। यहाँ पर आपको ये बता दूं कि ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए जाएंगे इनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल पर बनाया जाएगा और 2022-23 के अंदर 4 जगहों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे, ऐसा कहा गया था इस बार के बजट में। तो उन्हीं में से भारत का पहला जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाया जा रहा है चेन्नई के अंदर, इसको बनाने का काम दिया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। 10 नवंबर 2022 को बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक किस देश की मेजबानी में आयोजित की गई है? तो बिम्स्टेक कंट्रीज के कृषि मंत्रियों की हाल ही में सेकेंड मीटिंग हुई और इसका आयोजन किया गया है भारत की मेजबानी में। तो भारत ने इसकी मेजबानी की है और भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। तो इसमें बिम्स्टेक के जो 7 सदस्य देश हैं वहाँ के जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बे ऑफ बंगाल के आसपास जो कंट्रीज स्थित हैं उनका ये एक समूह है जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड ये 7 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछें तो इसका मुख्यालय ढाका के अंदर है यानी कि बांग्लादेश की कैपिटल में। प्रसिद्ध गणितज्ञ RL कश्यप का हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें कौन से साल में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारत के फेमस मैथमेटिशियन RL कश्यप की हाल ही में डेथ हो गई है और इनको साल 2021 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। एक्चुअल में इन्होंने भारत की वैदिक संस्कृति को पूरी दुनिया में बढ़ावा देने के लिए काफ़ी योगदान दिया था। इन्होंने जो चारों वेद हैं उनको अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया था, तो इसी कारण से इनको साल 2021 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 2022 के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो पूरी दुनिया के जो सबसे महान क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं उन सभी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है। तो साल 2022 के लिए 3 क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है, जिनमें से एक तो हैं अब्दुल कादिर जो कि हैं पाकिस्तान से, चार्लोट एडवर्ड्स ये हैं इंग्लैंड की पूर्व कप्तान, शिव नारायण चंद्रपाल ये हैं वेस्ट इंडीज टीम के। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस बार जिन 3 लोगों को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। फिर अगला सवाल देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुन लिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है ये वैश्विक स्तर पर क्रिकेट के लिए संस्था है और इसका मुख्यालय है दुबई शहर के अंदर। तो इसके अभी तक जो अध्यक्ष थे यानी कि ग्रेग बार्कले, इन्हीं को एक बार फिर से चुन लिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब ये 2 साल तक ICC के अध्यक्ष बने रहेंगे। ग्रेग बार्कले कौन सी कंट्री से आते हैं? तो ये न्यूजीलैंड के हैं, ये भी आपको याद रखना है। सेना कमांडरों का सम्मेलन 7 से लेकर के 11 नवंबर तक किस शहर में आयोजित किया गया है? तो भारतीय सेना के कमांडरों का हाल ही में सम्मेलन हुआ है यानी कि इंडियन आर्मी के कमांडर्स का सम्मेलन हुआ जिसका आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किए थे। इससे कुछ ही दिनों पहले नौसेना के कमांडरों का भी सम्मेलन हुआ था, तो वो भी नई दिल्ली के अंदर ही आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि 5 से लेकर के 9 नवंबर तक नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार किस देश की आधिकारिक यात्रा पर थे? तो भारत के जो वर्तमान नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल R हरिकुमार ये हाल ही में 5 से लेकर के 9 नवंबर तक जापान की यात्रा पर गए हुए थे, क्योंकि जापान की जो नेवी है जिसको बोलते हैं जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, उसकी
70वीं एनिवर्सरी थी, उसकी 70वीं वर्षगांठ हाल ही में मनाई गई और उस कारण से वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम देशों के जो सेना प्रमुख हैं वो भी आए थे और कई सारे नौसेना जहाज़ों ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। तो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत के जो नौसेना प्रमुख हैं वो जापान की यात्रा पर गए हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के बारे में है। भारतीय नौसेना के किस जहाज ने जापान के योकोसुका में 70वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू के अंदर भाग लिया है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का हाल ही में 70वीं एनिवर्सरी थी, तो उस दौरान अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया गया था, जिसमें दुनिया भर के तमाम देशों के जो नौसेना जहाज हैं वो यहाँ पर शामिल हुए थे। तो इस अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भारत के 2 जहाज़ों ने हिस्सा लिया था, एक तो INS कमोरता और दूसरा था INS शिवालिक। INS कमोरता और INS शिवालिक यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दूं कि इन्हीं दोनों जहाज़ों ने इस बार के मालाबार अभ्यास के अंदर भी पार्टिसिपेट किया है। मालाबार जो एक्सरसाइज होती है ये 4 कंट्रीज के बीच में होती है, जो क्वाड कंट्रीज हैं उन्हीं के बीच में ये आयोजित किया जाता है। क्वाड में 4 देश आते हैं, एक तो इंडिया, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो इस बार मालाबार जो एक्सरसाइज हुई है वो जापान के योकोसुका में ही हुई थी और इसी दौरान INS कमोरता और INS शिवालिक ने इस अभ्यास के अंदर भी पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया कि जापान के योकोसुका में आयोजित 26वें मालाबार नौसेना अभ्यास में भारत का कौन सा नौसेना जहाज गया था? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, INS कमोरता और INS शिवालिक। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि जो मालाबार नौसेना अभ्यास है ये कौन से साल में शुरू हुआ था। विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस शहर के अंदर स्थापित की जाएगी? तो दुनिया की पहली वैदिक क्लॉक स्थापित की जा रही है उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर। ये जो क्लॉक होगी ये सूर्य की पोजीशन के साथ में सिंक होगी। जिस तरीके से वैदिक पीरियड में टाइम की गणना की जाती थी उसी पर ये वैदिक घड़ी आधारित होगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि किस राज्य ने राज्य में वृक्ष कवरेज बढ़ाने के लिए ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया नाम का कार्यक्रम शुरू किया है। यानी कि आपको इसमें से ऐसे राज्य का नाम बताना है जिसने राज्य के अंदर वृक्ष कवरेज को बढ़ाने के लिए हाल ही में कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। तो इसको शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। हरियाणा सरकार के वन विभाग ने इसके लिए एक अमेरिकी संस्था के साथ में सहयोग किया है जिसको बोलते हैं USAID यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो इसी के सहयोग से हरियाणा सरकार के वन विभाग ने इस प्रोग्राम का शुरुआत की है जिसका नाम है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। इनमें से कौन सा देश भारत के पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? इस क्वेश्चन का बेसिकली मतलब ये है कि भारत से जो पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जाता है जैसे कि डीजल और पेट्रोल, तो सबसे ज़्यादा निर्यात कौन से देश में होता है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि नीदरलैंड। विश्व मधुमेह दिवस 2022 का विषय क्या है? तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है ये हर साल मनाया जाता है 14 नवंबर को। जिस दिन भारत में चिल्ड्रंस डे होता है उसी दिन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। तो इस बार का विषय है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपको बता दूं न केवल 2022 में बल्कि इससे पहले 2021 में भी यही थीम थी, 2022 में भी यही थीम रहेगी और आने वाले साल 2023 में भी इसकी यही थीम होगी। तो 3 सालों के लिए यह थीम चुनी गई है। अब यहाँ पर देखेंगे नवंबर के सेकेंड वीक के अंदर डेज एंड थीम्स। सबसे पहले 8 नवंबर को मनाया गया है विश्व रेडियोग्राफी दिवस, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। फिर इसके बाद 9 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, नेशनल लीगल सर्विसेज डे। 10 नवंबर को मनाया जाता है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड साइंस डे। भारत में साइंस डे जो है वो 28 फरवरी को होता है, लेकिन 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है जिसका इस बार विषय है बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर 11 नवंबर को होता है भारत के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो उनकी जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हर साल 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है। देन इसके बाद 12 नवंबर को मनाया जाता है लोक सेवा प्रसारण दिवस यानी कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे।
क्योंकि 12 नवंबर सन 1947 को महात्मा गांधी पहले और एकमात्र बार आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में गए थे, तो उसी कारण से हर साल 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को ही होता है विश्व निमोनिया दिवस। निमोनिया जो है ये फेफड़ों का एक रोग होता है और इससे ज़्यादातर 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा डेथ हो जाती है। तो वर्ल्ड निमोनिया डे हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को होता है विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, जिसकी इस बार थीम है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। याद रखिएगा जो मधुमेह है यानी कि डायबिटीज़ ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। ये भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। फिर 14 नवंबर को ही भारत में होता है राष्ट्रीय बाल दिवस यानी कि नेशनल चिल्ड्रंस डे। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्मदिन जो है उसको राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि इससे जस्ट 6 दिन बाद यानी कि 20 नवंबर के दिन पूरी दुनिया में बाल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व बाल दिवस पूछें तो 20 नवंबर और भारत के अंदर बाल दिवस ये होता है 14 नवंबर को। विनिंग द इनर बैटल ये बुक हाल ही में लॉन्च की गई है। आपको बताना है कि ये किस क्रिकेटर की नई पुस्तक है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि शेन वॉटसन। तो शेन वॉटसन जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर हैं, इन्होंने हाल ही में यह बुक लॉन्च की है जिसका नाम है विनिंग द इनर बैटल। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना क्या है? आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी राज्य के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको। तो इसको शुरू किया है गोवा सरकार ने। तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, इन्होंने हाल ही में इस योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के अंतर्गत गोवा राज्य के अंदर जो 50 साल से अधिक उम्र के नागरिक हैं उनको इसके तहत राज्य सरकार के खर्चे पर तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। अभी के लिए इसमें 3 स्थान जोड़े गए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति टेम्पल है, इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर वेलंकन्नी और महाराष्ट्र के अंदर शिरडी। तो इन 3 जगहों की अभी के लिए इस योजना के अंदर यात्रा करवाई जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन कौन से शहर के अंदर किया गया है? तो सरस फूड फेस्टिवल जो है ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली के अंदर। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आयोजन किया था भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। निम्न में से कौन से देश के अंदर मनोरंजन पार्कों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं? यानी कि जो अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं मनोरंजन के लिए, उसमें महिलाओं की एंट्री को बैन कर दिया गया है। ये कौन सा देश है? ये है अफगानिस्तान, क्योंकि अभी के समय अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का शासन है। 10 से लेकर के 13 नवंबर तक आसियान शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया है? आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये जो आसियान ग्रुप है ये दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का समूह है और इसमें कुल मिलाकर के 10 सदस्य देश हैं। तो इन 10 आसियान कंट्रीज का हाल ही में सम्मेलन हुआ है जो कि आयोजित किया गया है कंबोडिया के अंदर। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन और वहीं पर इसका आयोजन किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आसियान के 10 मेंबर कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो इसके अंदर शामिल हुए थे। अब इसके बाद इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपसे पूछा गया है कि आसियान ने सैद्धांतिक रूप से किस देश को अपने 11वें सदस्य देश के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है? तो आसियान के 11वें सदस्य देश के रूप में पूर्वी तिमोर को शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अभी के लिए तो इसमें 10 ही मेंबर हैं, लेकिन 11वें सदस्य देश के रूप में जिस कंट्री को मंजूरी दी गई है ये कंट्री होगा ईस्ट तिमोर। 17वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया है? जो ईस्ट एशिया समिट होता है इसमें आसियान के जो 10 मेंबर्स हैं वो तो इसमें शामिल होते ही हैं, इसमें 8 एक्स्ट्रा कंट्रीज शामिल होते हैं। तो इसी कारण से इसको आसियान +8 भी कहा जाता है। इनकी हाल ही में मीटिंग हुई है कंबोडिया के अंदर ही। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। कंबोडिया में आयोजित किए गए 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन भारत आसियान का एक डायलॉग पार्टनर है। भारत आसियान का एक डायलॉग पार्टनर है और इसके चलते भारत और आसियान का एक अलग से सम्मेलन होता है जिसको बोलते हैं आसियान इंडिया समिट।
तो 2022 के अंदर इसका 19वां संस्करण हुआ है, जिसमें भारत को रिप्रेजेंट किया भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं यानी कि जगदीप धनखड़ ने। और ये जगदीप धनखड़ की पहली विदेश यात्रा थी, क्योंकि जब ये उपराष्ट्रपति बने उसके बाद इनकी ये पहली यात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 11 से लेकर के 13 नवंबर तक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस देश के 3 दिवसीय दौरे पर थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 11 से लेकर के 13 नवंबर तक जगदीप धनखड़ कंबोडिया के दौरे पर गए थे और ये इनका उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहला विदेशी दौरा है। यहाँ पर इन्होंने एक तो जो ईस्ट एशिया समिट हुई थी उसके अंदर हिस्सा लिया, और दूसरा इन्होंने जो आसियान और इंडिया के बीच में समिट हुई है उसके अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर आपको एक और चीज याद रखनी है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की इस कंबोडिया यात्रा के दौरान भारत और कंबोडिया के बीच में यानी कि दोनों कंट्रीज के बीच में कुल मिलाकर के 4 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। इनमें से एक समझौता ये भी है कि भारत से जो बाघ हैं उनको ले जा करके कंबोडिया में बसाया जाएगा। जिस तरीके से भारत में अभी तक कोई भी चीते नहीं थे और उनको नामीबिया से भारत में लाया गया है, उसी तरीके से भारत में आप जानते हैं जो बाघ हैं, भारत में ही पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बाघ हैं, तो अब भारत से बाघों को कंबोडिया के अंदर बसाया जाएगा। कंबोडिया में अभी के समय एक भी बाघ नहीं है, तो भारत से ही इनको कंबोडिया में बसाया जाएगा। इसके लिए भी एक समझौता हुआ है। साल 2022 को आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो देखिए, आपको बता दूं कि 2022 जो है ये आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि साल 1992 के अंदर भारत जो है वो डायलॉग पार्टनर बना था आसियान का। तो अब इस इवेंट को 30 साल कंप्लीट हो रहे हैं इस साल, इसी कारण से इसको आसियान भारत फ्रेंडशिप ईयर के रूप में मनाया जा रहा है साल 2022 को। तो यहाँ पर पूछा गया है आसियान से रिलेटेड कि आसियान का मेंबर इनमें से कौन सा नहीं है। तो ब्रुनेई भी है, म्यांमार भी है, कंबोडिया भी है, भारत इसका मेंबर नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। कंबोडिया शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस देश ने आसियान के साथ में मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि अब ये जो यूरोपीय देश है ये आसियान के साथ भी अपनी मित्रता बढ़ाएगा। तो ये देश कौन सा है, ये देश है यूक्रेन। कौन सा देश 2023 में आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। तो अब नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में आसियान शिखर सम्मेलन का जो मेजबान होगा, जो इसका अध्यक्ष होगा, वो देश है इंडोनेशिया। हाल ही में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 के अंदर पार्टिसिपेट किया है। ये किस शहर के अंदर आयोजित हुआ है। तो वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 जो है ये 7 से लेकर के 9 नवंबर तक आयोजित किया गया था लंदन, इंग्लैंड में। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तराखंड जो है ये बना था 9 नवंबर सन 2000 को। ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड राज्य को स्थापित किया गया था। तो इसका हाल ही में स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो भारत का जो विधि आयोग है यानी कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी जो हैं ये कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और अब इनको लॉ कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि विधि आयोग का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। वर्तमान में कौन सा विधि आयोग चल रहा है। तो 22वें नंबर का विधि आयोग अभी चल रहा है। 5 नवंबर 2022 को किस देश ने घायम 100 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। तो जिस तरीके से भारत के इसरो के पास PSLV और GSLV रॉकेट हैं, उसी तरीके से हाल ही में ईरान ने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए एक रॉकेट का परीक्षण किया है जिसका नाम है घायम 100। बैंक दर के आधार पर एक समान सोने की कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। यानी कि इस पूरे राज्य के अंदर जो सोना है वो एक ही रेट पर बिकेगा। तो आपको बताना है ये कौन सा राज्य है। तो ये राज्य है केरल, क्योंकि हाल ही में केरल राज्य की सरकार ने बैंक रेट के आधार पर एक जैसी सोने की कीमत लागू की है। 8 नवंबर 2022 को गुरु नानक देव जी का कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु थे। तो इनका हाल ही में प्रकाश पर्व मनाया गया है 553वां। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दूं कि सिख धर्म के अंदर प्रकाश पर्व का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो 10 सिख गुरु हुए हैं तो उनकी जो जयंती होती है उसी को प्रकाश पर्व कहा जाता है।
तो हाल ही में गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व मनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से दो शहरों के बीच में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया है? इससे पहले भारत के अंदर 4 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं, लेकिन साउथ इंडिया के अंदर पहली बार हाल ही में शुरू की गई, यानी कि ये जो ट्रेन चलाई गई है ये साउथ इंडिया की पहली है और पूरे भारत की ये 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। तो इसको हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। ये जो ट्रेन है ये चेन्नई और मैसूरू के बीच में चलेगी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से लेकर के कर्नाटक के मैसूरू के बीच में ये ट्रेन चलेगी। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के राज्यों की यात्रा पर गए हुए थे और उसी दौरान इन्होंने कई सारी चीज़ों का उद्घाटन किया है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन से रेलवे स्टेशन से भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि KSR रेलवे स्टेशन। बेंगलुरु शहर का जो रेलवे स्टेशन है उसी को KSR रेलवे स्टेशन कहा जाता है, यानी कि क्रांतिवीर संगोली रैयना रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आपको बता दूं कि बेंगलुरु से लेकर के ये जो ट्रेन चली है ये काशी तक जाएगी, यानी कि यूपी के वाराणसी तक ये ट्रेन जाएगी। तो काशी की यात्रा करवाएगी ये ट्रेन और इसके लिए कर्नाटक सरकार ने रेलवे मंत्रालय के साथ में सहयोग किया था और फिर उसके बाद ये भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन जो है ये बेंगलुरु से काशी के बीच में चलाई गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर स्थित कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया है? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये आप सभी जानते हैं कि बेंगलुरु शहर के अंदर स्थित है और इस पर टर्मिनल 2 जो बनाया गया है उसी का हाल ही में उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से शहर के अंदर श्री नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 मीटर ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो श्री नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जो हैं इन्होंने ही बेंगलुरु शहर की स्थापना की थी और इन्हीं के नाम पर आपको पता है कि बेंगलुरु के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। तो इनकी 108 मीटर ऊंची कांस्य की प्रतिमा बनाई गई है जो कि यहाँ पर बेंगलुरु शहर के अंदर लगाई गई है। तो इसी का उद्घाटन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सो आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी कि बेंगलुरु। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्टैचू को नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी कि समृद्धि की प्रतिमा। 12 नवंबर 2022 को विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला किसने रखी है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन है उसका रीडेवलपमेंट किया जाएगा और उसकी हाल ही में आधारशिला रखी है पीएम नरेंद्र मोदी ने। 12 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से राज्य के रामागुंडम में एक उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है? यानी कि एक फर्टिलाइजर प्लांट जो है ये रामागुंडम में बनाया गया है जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। आपको बताना है कि ये कहाँ पर है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर ही है रामागुंडम जहाँ पर ये फर्टिलाइजर प्लांट स्थापित किया गया है और इस फर्टिलाइजर प्लांट के अंदर नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन किया जाएगा। आपको पता होगा पीएम नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना भी शुरू की थी जिसके तहत भारत में जो बिकने वाला यूरिया है उसको एक सिंगल ब्रांड नेम दिया गया था भारत। तो यहाँ पर भी जो यूरिया का उत्पादन होगा वो भारत के नाम से ही भारत ब्रांड के अंतर्गत ही बेचा जाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है कि साल 2023 में कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो महिलाओं की जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होनी है 2023 के अंदर इसकी मेजबानी करेगा अपना भारत। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की मेजबानी में ये कहाँ पर होगा? तो राजधानी नई दिल्ली के अंदर इस इवेंट का आयोजन किया जाएगा। आप यहाँ पर यह देख सकते हैं कि 2022 के अंदर कहाँ पर हुई थी? तुर्की के इस्तांबुल शहर में और अब 2023 के अंदर होएगी भारत की राजधानी नई दिल्ली में। सो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं जो कि इसी वीडियो पर आधारित हैं और इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह में करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से हम लोग अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे। और एक बात आपको और बता दूँ कि
अक्टूबर महीने की जो मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है, तो उसको भी आप देख सकते हैं और कम से कम समय में आप पूरे महीने की करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं। जो वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस होती हैं, ये इसमें हम लोग डिटेल में क्वेश्चंस को कवर करते हैं और साथ ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पर ज़्यादा होती है, ताकि किसी भी तरीके से अगर कुछ भी क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर पाएँ। तो इसी तरीके से हम लोग जल्दी एक अन्य शानदार वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।